हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी तरुण मित्र में आप सबका स्वागत है। खैर मकदम है। पेश है देश और दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे। देश के 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए उनके कल नतीजों के आने के बाद अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। बहुत बड़ा सत्ता का उलटफेर हुआ है। चुनावी नतीजों में जिस तरह से पश्चिम बंगाल के नतीजे सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की तारीखी जीत बताई जा रही है, यानी ऐतिहासिक जीत हुई है। 208 सीटें हासिल करके भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है और उसकी सरकार बननी है और जश्न का माहौल चल रहा है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में हर जगह पर। और अब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने की को लेकर के तैयारियों में जुट गई है। इसमें कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, इसका अभी नाम तय नहीं हुआ है। हालांकि इस नाम में शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। बताया जा रहा है कि चूंकि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी को हराया है, इसलिए उनका दावा ज़्यादा समझा जा रहा है। और यही नहीं बल्कि वो 2 जगहों से जीते, 2 जगहों से, नंदीग्राम और जहाँ से ममता बनर्जी की पुरानी सीट थी वहाँ से वो लड़े थे। दोनों लोगों ने 2 जगहों से लड़ने पर उन्होंने ममता बनर्जी को भी हराया और नंदीग्राम भी जीता उन्होंने। इससे पहले वो नंदीग्राम से भी ममता बनर्जी को हरा चुके थे। बहरहाल अब ये नाम चीफ मिनिस्टर का कौन तय करेगा, ये भी अभी भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की सरकार बनाने में चीफ मिनिस्टर के नाम को लेकर के तमाम नाम की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि इस पर फैसला आला कमान को लेना है, लेकिन अब इसमें ये नहीं तय है कि किस नाम पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल नाम शुभेंदु अधिकारी का चल रहा है और दिलीप घोष का भी चल रहा है। इसके अलावा महिला नेता में रूपा गांगुली, जो कि महाभारत में द्रौपदी बनी थी, उनका भी नाम चल रहा है। बहरहाल अब इसमें किसका नाम तय किया जाएगा ये तो भारतीय जनता पार्टी का फैसला आने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी का नाम चल रहा है। खैर इसके अलावा अब भारतीय जनता पार्टी तो अपनी सरकार बनाने जा ही रही है, लेकिन अब ये पश्चिम बंगाल को लेकर के जो देश में हमारी विपक्षी पार्टियां हैं वो तमाम तरह के सवाल उठा रही हैं। लोगों में चर्चाएं की जा रही हैं कि आखिर हमेशा जीतने वाली ममता बनर्जी हार कैसे गई, ये सवाल पूरा विपक्ष कर रहा है। खुद ममता ने कहा मेरे वोटों की चोरी की गई है। पहले SIR करा करके बड़े पैमाने पर नाम काटे गए लोगों के और उसके बाद मतगणना में भी हेरा फेरी की गई है। तो उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए। इसके अलावा आपके संजय सिंह ने भी यह आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार की मुख्यमंत्री और मुखिया ममता बनर्जी के साथ बर्ताव की गई है, उससे साफ लगता है कि देश के अंदर अब चीफ मिनिस्टर भी सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी ने खुद भी अपने साथ जाति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई, कई मतगणना केंद्र पर उनके साथ जो है अच्छे बर्ताव नहीं किए गए। इसके अलावा ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया उसमें यह भी कहा है कि चुनाव शुरू होने के ऐलान के बाद से ही वो इस बात पर शिकायतें करती रही हैं कि आयोग जो है वो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आयोग ने इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, वरना अगर सही से मतगणना कराई जाए, इलेक्शन का मुख्य कराया जाए, फिर से पुनरीक्षण, तो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग पर तमाम तरह का आरोप लगाया। उन्होंने कहा पहले लोगों के नाम काटे गए उन सब 7 जगहों पर जहां पर कि तृणमूल कांग्रेस के अच्छे खासे वोट थे। इसके अलावा कई अधिकारियों को हटाया गया और कुछ को गिरफ्तार किया गया, जिससे उनके चुनाव पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ा और उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन अभी भी वो अपनी हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनका यही मानना है कि उनके वोटों की चोरी की गई। इस सिलसिले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी यही आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उलटफेर करके वोटों की चोरी की है। इसी तरीके से अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ये देश का सबसे काला दिन है जिस दिन ये तरीके के इलेक्शन के बेईमानी करके जो है सरकार को हटाया गया है और ज़बरदस्ती चुनाव के नतीजे को अपने हक में हासिल कराया गया है। तो इस तरीके से उन्होंने भी इसको जो है बड़ी आलोचना की है और कहा कि ये सोची समझी साजिश थी जिसके तहत ये पश्चिम बंगाल का इलेक्शन लड़ा गया है और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि वहाँ पर केंद्रीय बलों को, सुरक्षा बलों को भेजा गया था। इतने तादाद में भेजा गया था कि और ये कहा गया था कि चूंकि यहाँ हिंसा होने का भय है इसलिए भेजा जा रहा है। और अभी भी अमित शाह ने अपने हाल ही के एक बयान में कहा है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद भी केंद्रीय सुरक्षा बल 60 दिनों तक कलकत्ता में यानी पश्चिम बंगाल में मौजूद रहेगा। बहरहाल अब विपक्ष तमाम तरह के इस तरीके के आरोप लगाता रहा। इससे पहले भी हरियाणा में, बिहार में, महाराष्ट्र में जो
इलेक्शन हुए हैं मध्य प्रदेश में, तो विपक्ष खड़ा हो जाता है इल्ज़ाम लगाने के लिए, लेकिन उसकी चलती कहीं नहीं है। कागज़ों के ऊपर या मंचों पर ही सीमित रह जाते हैं, उस पर असर कुछ नहीं होता। यानी एक तरीके से ये कहा जाए कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ वाली बात हो जाती है कि विपक्ष जो है अपने आंदोलन में कामयाब नहीं हो पाता। बहरहाल अब पश्चिम बंगाल में सीन बदल गया है। 15 साल बाद ममता बनर्जी की विदाई हो गई और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में भी नई सरकारें बननी है। यानी केरल में कांग्रेस की सरकार आई है वापस, अब वहाँ पर भी होगी। तो केरल में कांग्रेस लीडर वेणुगोपाल का कहना है कि जल्दी चीफ मिनिस्टर के नाम का तय कर लिया जाएगा और उन्होंने इस जीत का श्रेय राहुल गांधी को दिया। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिशों की वजह से पार्टी यहाँ दोबारा सत्ता में वापस लौटी है और जल्दी ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसके लिए उनको बधाई दी और श्रेय देते हुए कहा कि जल्दी चीफ मिनिस्टर के नाम भी तय कर लिया जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु में जोसेफ विजय चंद्रशेखर की पार्टी टीवीके तमिलगा वेट्रम कड़गम सबसे बड़ी पार्टी जीत करके सामने आई है। उसे मिले तो 108 सीट है, लेकिन बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए, जो अभी 10 सीट कम है। अगर वो कांग्रेस का भी समर्थन लेती है तो उसको तब भी 5 सीट कम पड़ेगी और समझा जा रहा है कि कांग्रेस का समर्थन ले करके सरकार बनेगी, लेकिन 5 और विधायक चाहिए होंगे। तो अगर टीवीके की सरकार बनती है तो उसमें यकीनन विजय चंद्रशेखर ही जो है चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बहुमत उनको मिला है, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं और डीएमके और एआईडीएमके सबसे निचले स्तर पर चली गई है। यानी एक तरीके से स्टालिन की जो इतनी मजबूत सरकार थी तमिलनाडु में, वहाँ पर जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने मात दी है और उन्होंने ये पार्टी अपनी 2 फरवरी 2024 में बनाई थी, रीजनल पार्टी, जो कि पांडुचेरी और तमिलनाडु में सक्रिय है। लेकिन बहरहाल पार्टी के बनने के बाद से इतनी जल्दी उसको इतनी बड़ी शोहरत मिली, कामयाबी मिली, इसका श्रेय भी टीवीके को और उसके संस्थापकों को जाता है, जिन्होंने इतनी जल्दी सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। और इसके अलावा पांडुचेरी और असम में भी बीजेपी की सरकार बन रही है, तो वहाँ अपनी तरीके से हो रहा है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कोई चर्चा नहीं है। लेकिन 5 राज्यों के इलेक्शन की तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो गई है और SIR और जो सारी शिकायतें थी, अब वो बाद में उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, देश में अब ये हो गया कि 5 राज्यों को जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया। और इसके अलावा बहुत दुखद खबर सामने आई है कि यूपी में मंडे का दिन जो है ब्लैक मंडे साबित हुआ। अंबेडकर नगर में एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा जालौन में एक सड़क हादसे में भी 6 लोगों की मौत हो गई। सभी एक परिवार के थे, अयोध्या से दर्शन करके लौट रहे थे और सड़क हादसे में सबकी मौत हो गई। इसके अलावा फतेहपुर, रायबरेली, बुलंदशहर और बस्ती में एक लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई। इस तरीके से 18 लोग मर गए एक ही दिन में, 24 घंटे में 18 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। तो बहुत ही ब्लैक मंडे साबित हुआ। और अंबेडकर नगर में ही दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया था, जिसमें अंबेडकर नगर में महिला समेत 4 बच्चों का कत्ल कर दिया था एक शख्स ने। दरअसल पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार करके एक मुठभेड़ में मार डाला है। बताया जाता है कि इस शख्स ने अंबेडकर नगर के मीरानपुर में एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी, वो महिला से शादी करना चाहता था और 2 मई की रात में वो अचानक घर में घुस आया और उसने बच्चों से तू मैं शुरू हुई, झगड़ा लड़ाई शुरू हुई, तो एक करके 4 बच्चों को मार डाला। और पहले माँ बोली तो उसको मारा तो वो गिर के बेहोश हो गई थी। जब वो उठी तो उसने देखा कि 4 बच्चे मरे पड़े हैं, तो उसने शोर मचाया तो उसने महिला का भी कत्ल कर दिया। इस तरीके से बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या करके वो फरार हो गया। बाद में मोहल्ले में शोर मचा तो देखा गया कि 4 बच्चे को शायद घर में पड़ा हुआ है और माँ की लाश बाद में एक नाले के पास बरामद हुई थी। उस वक्त माँ लापता थी, तो पुलिस ने जब खोजबीन शुरू की तो बहरहाल माँ की भी लाश मिली है। इस तरीके से पूरे घर को उसने ख़त्म कर डाला और ये शख्स मुल्जिम आमिर था, जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। पुलिस उससे और भी पूछताछ कर रही है। और उधर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के हालात फिर से पैदा हो गए हैं, भड़क उठे हैं। दरअसल ईरान ने एक तजवीज़ भेजी थी अपनी अमेरिका के पास कि वो हुर्मुज़ मार्ग से अपनी नाकेबंदी हटा ले, तो हम भी अपना जो रास्ता पर रोक रखा है खोल देंगे। लेकिन ईरान ने इसके बजाय कहा था कि हम अपना जो है खुद एस्कॉर्ट करेंगे, यानी हम अपना जो है अपने लोगों को, अपने जहाज़ सैनिकों को भेज के अपने जहाज़ को वहाँ से निकालेंगे, रेस्क्यू करेंगे। तो इस पर जो है ये तभी कल से ही कहा जा रहा था कि अगर ऐसा होगा तो ईरान हमला करेगा, उन जहाज़ों को रोकेगा,
कि उसकी सरहद में घुस करके कैसे वो रेस्क्यू करेगा। तो बहरहाल अब यही हुआ है कि अमेरिका ने जो भेजा ईरान के हुर्मुज़ मार्ग पर अपने रेस्क्यू के लिए, जहाज़ों को निकालने के लिए, तो ईरान की तरफ से मिसाइलें दाग के उनको रोके जाने की चेतावनी वाली फायरिंग की गई है, उस पर बमबारी की गई है। लेकिन अभी ये पता नहीं चला है कि क्या नुकसान हुआ है उसमें। लेकिन अब ये कहने को हो गया है कि जैसे कहा जा रहा था कि ईरान पर हमला करके एक बार तो अमेरिका फंस चुका, उसको जवाब नहीं देते बन रहा था, तो वो इस ताक में था कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि अमेरिका खुद ही युद्ध की पहल कर दे। तो इस तरीके से हुर्मुज़ मार्ग पर अब ये ईरान ने जो इनके जहाज़ को रोकने के लिए हमला किया है, मिसाइल दागी है, तो उसको लेकर के अब ये हो गया है कि ईरान ने हमला किया है। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप इस बात को चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि हम तो युद्ध के लिए मजबूर हुए हैं, ईरान ने हमला ना किया होता तो हम तो सीज़फायर करके बैठे हुए थे। तो इस तरीके से युद्ध एक बार फिर से शुरू हो गया है। बहरहाल अब इसका क्या अंजाम होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन दुनिया भर के देशों का 20% तेल इसी हुर्मुज़ मार्ग से आता है जो ईरान के कब्जे में है। अब ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद है जिसकी वजह से सब हालात पैदा हो रहे हैं। ईरान ने इस हुर्मुज़ मार्ग को भी खोलने की बात कह दी थी कि अमेरिका अपनी इसके सामने जो नाकाबंदी किए है वो हटा ले, मगर अमेरिका अपनी तरीके से ईरान को झुकाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उसको पस्त नहीं कर पा रहा, उसके हौसले को नहीं पस्त कर पा रहा। बहरहाल अब देखिए क्या होता है कि जंग फिर से लंबी चलती है या फिर कोई समझौता होता है, क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इसके अलावा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भूमिहीन लोगों को उजाड़ने की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में भूमिहीन लोगों को आवास दिया जाएगा, इसका भरोसा दिलाया उन्होंने। और ये कहा कि जो खबरें सोशल मीडिया पर चल रही कि नेपाल में नई सरकार आने के बाद लोगों को, भूमिहीन लोगों को जो दरिया के किनारे दूसरी जगहों पर बसे हैं उनको उजाड़ा जाएगा सरकारी जगह। तो बालेन्द्र शाह ने, जो प्रधानमंत्री नए चुने गए हैं नेपाल के, उन्होंने कहा है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा, जो भूमिहीन लोग हैं उन्हें आवाज़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने इस तरह की खबरों को बेबुनियाद बताया और कहा कि लोगों से अपील की कि वो इस तरह की अफवाहों में न पड़े। तो इस तरह उन्होंने भूमिहीन लोगों को आवाज़ देने का भरोसा दिलाया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आदाब।